मान लो एक बॉल है, ठीक है, और इसे मैंने क्या करा कि पानी के अंदर रख दिया, सोचो, या फिर किसी रिवर के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो क्या होगा बताना, क्या होगा इस केस में? इसके सर ऊपर फोर्स डिस्प्लेस करेगा। इसके ऊपर फोर्स प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, हाँ सर। है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ चारों तरफ से ही नहीं, हर तरफ से लग रहा होगा, इधर से भी। पूरा 3D में होगा ना ये तो। बिल्कुल पूरा 3D में होगा, हर तरफ से लग रहा होगा। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, ये क्या करेगा बताना, क्या करेगा, क्या लगता है तुम्हें? इसकी वॉल्यूम को कम कर देगा ना। हाँ सर। तो वही, तो इस केस में जो हम लिखते हैं ना बेटा, वो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ऐसा हम कह देते हैं कि जितना प्रेशर पी लग रहा होगा ना यहाँ पे, वही स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर हम इसके मॉड्यूलस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो बताऊंगा अभी मैं, है ना, अभी तो समय है, अभी तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ना ही शुरू ही किया हमने, तो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें ये सारी चीजें, है ना। देखो देखो बेटा, स्ट्रेन के बारे में बात करनी है अपने को। देखो क्या 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 होता क्या है स्ट्रेन में, है ना। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो जो जहां जहां पर स्ट्रेस होता है ना, जहां पर भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वहां पर स्ट्रेन भी होता है। क्यों भैया, क्यों होता है स्ट्रेन? जैसे मान लो कि एक हमारे पास ऐसा कोई रॉड है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये फोर्स लगाने से क्या होगा बेटा, ये जो हमारा रॉड है ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, बोलो। और ये जो थोड़ा एक्सटेंड होगा, इसे मैं कह देता हूँ डेल्टा एल। ये वाला एक्सटेंशन डेल्टा एल है, और ये वाली लेंथ जो है ये एल है। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होती है बेटा, ये एक नई चीज हम डिफाइन करते हैं, जिसका नाम क्या है बताओ? स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होता है बेटा, वो पता है क्या होता है? वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो चेंज इन कन्फिग्रेशन, ठीक है, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है बेटा, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब चलो मैं एक एक छोटी सी बात करता हूँ तुमसे, ठीक है, जो हमसे इंजीनियरिंग में करी जाती थी। मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें, जब मैं इंजीनियरिंग में गया था ना बेटा, तो मतलब फाइनल ईयर में इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना नौकरी के लिए, तो पूछ लिया जाता है कई बार। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं ना, उन्हें तो ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक पूरा, जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेस यस स्ट्रेन, सर। तो ये सब जो होता है बेटा, इस ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है। मतलब आप 11 12 के फिजिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो ना, अगर कभी कोर ब्रांच लोगे आप इंजीनियरिंग में, तो आपको ये सारी चीजें अलग अलग से पढ़ाई जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरा एक अलग सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो पूरा एक अलग सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो भी एक पूरा अलग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या, वही हीट वाली चीजें वो सब आती हैं, है ना। फिर तुम्हारा एक पूरा वेव्स का पूरा एक अलग सब्जेक्ट होता है, वेव्स के बारे में। वैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो वेव्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, है ना, वहां पे तो मेनली मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, तो ये सारी चीजें ये जो दोनों सब्जेक्ट है, इसमें मेनली मटेरियल के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, तो यही सवाल एक मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा पहले क्या डेवलप होता है, पहले क्या आता है किसी में भी, पहले क्या आता है, स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन आता है? और जो पहले आता है उसका रीजन देना पड़ेगा आपको कि पहले कौन आता है। सर स्ट्रेस आता है। पहले स्ट्रेस आता है, क्या बात कर रहे हो? पहले स्ट्रेस आता है या पहले स्ट्रेन आता है? सर दोनों बराबर आते होंगे। बराबर आते होंगे क्या? अच्छा, सर जब स्ट्रेस होगा तभी तो स्ट्रेन होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम अपने हिसाब से ठीक ही बात कह रहे हो, ऐसा कुछ गलत तो तुम नहीं कह रहे। सर मतलब स्ट्रेन पहले आएगा। रीजन, रीजन जो स्ट्रेन कहेंगे पहले उन्हें रीजन देना पड़ेगा भैया। सर क्योंकि स्ट्रेस तभी आएगा जब डिफॉर्मेशन हो।
स्ट्रेस तभी आएगा जब डिफॉर्मेशन होगा। क्योंकि सर तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, अच्छा जवाब बेटा, बहुत अच्छा। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है कि स्ट्रेन क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ है ना। स्ट्रेस क्या है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। अब तुम सोचो कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हमने फोर्स लगाया। हमने क्या किया बेटा, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से क्या हुए, जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह से हटे। फॉर्मेशन हुआ सर। जो जो मॉलिक्यूल्स जो पास पास में थे, जैसे मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, देखना बेटा ध्यान से। तो ये चीज तुम्हें समझ आ जाएगी कि पहले स्ट्रेस आता है या पहले स्ट्रेन आता है। और जवाब ये है कि पहले स्ट्रेन आता है, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग में हमसे बेटा इंटरव्यू के सवाल होते हैं ये, कि पहले कौन आता है, पहले स्ट्रेस आता है या पहले स्ट्रेन आता है। देखो 11वीं 12वीं से रिलेटेड है ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो कि मेरे पास दो पार्टिकल्स मैंने यहाँ कंसीडर कर लिए, ठीक। मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया कोई एफ, तो फोर्स इधर और इधर दोनों तरफ लगाना पड़ेगा अपने को। तो ये जो दोनों पार्टिकल से क्या हुआ बेटा, ये एक पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ा हिला। जैसे ही थोड़ा यस हिला, सर। उसके ऊपर क्या रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग गया। तो यस सर। पहले ये हिला या पहले रिस्टोरिंग फोर्स लगा। सर पहले हिलेगा फिर रिस्टोरिंग पहले फोर्स हिला, लगेगा। तो पहले हिला तो स्ट्रेन तो आ ही गया ना यार, लेंथ में चेंज तो आ ही गया। यस सर। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो, बताओ। बोलो बेटा। यस सर। तो इसका जवाब हमारा यही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर हमसे पूछा जाए कि पहले कौन आया, तो आप क्या कहोगे, स्ट्रेन आया। और क्यों ऐसा होता है, तो जब मॉलिक्यूल्स जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, तो जब रिस्टोरिंग फोर्स तभी आता है जब क्या होता है, जब पार्टिकल अपनी जगह से हिलेंगे तभी तो आएगा ना बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। नहीं तो क्या जरूरत है रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो खुश है अपनी जिंदगी में। जो ये एटम्स हैं ये तो खुश है अपनी जिंदगी में, इन्हें तो कोई मतलब नहीं है। ये रॉड तुम रख दो 100 साल तक, कोई फर्क नहीं आएगा। टेम्परेचर की वजह से जो थोड़ा बहुत आती हैं चीजें वो बात अलग है ना। तो ऐसे जब आप फोर्स लगा रहे हो, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हुआ, पार्टिकल जो हुआ वो अपनी जगह से हिला ना बेटा थोड़ा सा। यस सर। तो वो जब हिला, जैसे ही वो हिला वैसे ही इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग गया, क्योंकि शुरू शुरू में तो पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में थे। अगर मैं कहूँ इस यहाँ पर इस एक पार्टिकल की बात करता हूँ, तो शुरू में तो ये इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही ये अपनी जगह से हिला तो क्या हुआ, उसके बाद इस पे रिस्टोरिंग फोर्स आया ना बेटा। तो पहले कौन आया, पहले स्ट्रेन आता है। किसी भी बॉडी पर जब तुम फोर्स लगाओगे इस तरह से, तो पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स, ये बॉडी जब एटम अपनी जगह से हिल जाता है उसके बाद आता है रिस्टोरिंग। ठीक है, चलो ये बात अपने को पता लग गई। सर हाँ सर स्ट्रेस को हम ये भी कह सकते हैं ना कि डिफॉर्मेशन होने के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। डिफॉर्मेशन होने के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है बेटा, देखो अब वो जो डिफॉर्मेशन है वो तो हो रहा है। अब मान लो तो ऐसा सोचो कि तुमने इस पर फोर्स लगाया, तो ऐसा थोड़ी है कि तुमने जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही ये डेल्टा एल हो गया। यस ऐसा सर। नहीं हुआ ना। यस सर। तुम जब फोर्स लगाओगे फोर्स, तो उसके थोड़ी देर के बाद तुम्हें महसूस होगा कि अच्छा इसकी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है कि फोर्स लगाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं। ओके सर, मतलब फोर्स लगाने के बाद फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। तो देखो जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, जिसे हम कहते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा एल क्या है, चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज, स्ट्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेन हो गया। अच्छा ये हमारा कौन सा स्ट्रेन हो गया बेटा, ये कौन से स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल, बोलो। लॉन्गिट्यूडनल। एक ही बात है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल एक ही है दोनों, ठीक है। अच्छा, और कौन सा स्ट्रेन हो सकता है बेटा, शियर स्ट्रेन हो सकता है क्या। हाँ सर। शियर स्ट्रेन में चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। और सर टेंसर स्ट्रेन भी तो होता है ना एक। टेंसर थोड़ी बेटा, टेंसाइल। नहीं सर, वो टेंजेंशियल। तो ये वही तो है, शियर और टेंजेंशियल तो एक ही है ना बेटा।
यस सर। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो। हाँ, फिर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, बिल्कुल सही। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं, देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है, तो मेरा ये फोर्स लगाने से क्या होगा बेटा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा क्या इस बॉडी में, है ना, थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। वो डिफॉर्मेशन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखो मतलब थोड़ा ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, बताओ, यस सर। इस तरह से। तो जो हमारा ये वाला स्ट्रेन होता है ना, कौन से स्ट्रेन की अभी बात कर रहे हैं बेटा, हम शियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना। तो जो शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन अगर आप लिखोगे, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन जो होता है वो ये होता है, ये वाला जो एंगल है हमारा, इसे अगर तुम फाई कह दोगे बेटा, तो जो हमारा शियर स्ट्रेन होता है वो पता है क्या होता है, tan फाई। रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं बेटा, बताओ। सर यही वाला फिगर। ये वाला फिगर देखो, जैसे अब आज तो मैं घर पे हूँ, आज तो मैं आपको बता सकता हूँ कुछ चीजें, है ना, देखो देखना आप ध्यान से। जैसे चलो मैं ये कॉपी है एक मेरे पास, है ना, देखो ये कॉपी है बेटा। सर ये स्क्रीन मोटी शेयर को ऑफ कर बड़ा दो मत ना, दिखता है। स्क्रीन शेयर ऑफ क्या कह कर रहे दो। हो, स्क्रीन शेयर ऑफ कर मोटी दो। को कौन ना तो उस पे बड़ा मत दिखता। वो फोटो बड़ा बड़ा आएगा ना सर अब। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे देखो ये है हमारा, ठीक है, और मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, इस तरफ टेंजेंशियल फोर्स लगा, इसे पकड़ के खींच लेता हूँ। जब इसे पकड़ के खींचेंगे बेटा, देखो ये ऐसा हो रहा है ना कुछ। अब यहाँ मैंने नीचे पकड़ा हुआ है, तो ये चीजें थोड़ी सी अलग आ रही है। जब आप इस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना, देखो जैसा मैंने फोटो बनाया, ये थोड़ा आगे खसक जाएगा ना बेटा। नीचे वाला पार्ट तो स्टेबल है, ये यहीं पर है ना। जो ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, यस सर। है ना। तो ये वाला जो आगे चला जाता है ना, तो देखो ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ को हम x कह देते हैं, और ये वाली जो लेंथ है इसे हम l कह देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शियर स्ट्रेन, या फिर आप इसे क्या कहोगे, टेंजेंशियल tan phi। शियर स्ट्रेन, बिल्कुल, मतलब ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है बेटा, tan फाई के, tan phi के बिल्कुल ये tan फाई के बराबर होता है, ठीक है। x और by जो l। tan फाई होता है, वो tan फाई क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से x/l लिखोगे क्या। यस सर। तो ये जो हमारा हो गया tan फाई, ये हमारा हो गया क्या चीज, शियर x स्ट्रेन, by l। बिल्कुल। tan फाई हमारा हो गया x/l, इसे हम क्या कह देते हैं, शियर स्ट्रेन। समझ आई बात या नहीं आई, बताओ लक्षिता बेटा, आपको समझ आई बात, बोलो। यस सर। ओके। एल तो इसमें हमेशा सेम ही रहेगा ना, क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। एल हमेशा सेम रहेगा ना, हाँ, एल हमेशा सेम रहेगा, तो इसको डेल्टा एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने तो बस ये कह दिया कि ये इस एक्सटेंशन को मैंने x मान लिया। अब अगर तुम इस एक्सटेंशन को डेल्टा x मान लोगे, तो यहाँ तो डेल्टा x ही लिखोगे ना बेटा। तो ये चीज है, तो हमारे पास ये दो स्ट्रेन हो गए, कौन से बेटा, एक तो टेंसाइल और एक ये कौन सा, सर टेंजेंशियल, या हाँ सर वो एक चीज पूछ रहा था कि होता। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो भी हम किसी इंस्टेंट पर ही बात कर रहे होते हैं ना हाँ सर, क्योंकि अगर फोर्स अगर कॉन्टिन्यूसली लगती रहा एक सिलेंडर पे तो वो तो पतला भी होता जाएगा, तो उसका एरिया कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बेटा, ये जो एरिया पतला होने की बात है ना, ये एरिया बहुत कम पतला होता है, मतलब एरिया जो है, एरिया में जो चेंज आ रहा है वो बहुत थोड़ा आता है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये हम कंसिडर नहीं करते। अब एक्चुअल में अगर तुम रियलिटी में बात करोगे, तो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस में भी फर्क आता जाएगा, स्ट्रेन में भी फर्क आता जाएगा। समझ हाँ रहे हो ना सर। मेरी बात, तो उसके बारे में हम बिल्कुल विशेष बात करेंगे बेटा, जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तुम्हें बताऊंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें कि पहले स्ट्रेस, जब आप फोर्स लगाते रहते हो, बढ़ाते हो, तो स्ट्रेस कैसे चेंज होता है, स्ट्रेन कैसे चेंज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। हमारे काम की बस यही चीज है कि मतलब नॉर्मल की स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, ये जब जब तक ठीक ठाक है तब तक। ठीक है सर। सर फिजिक्स के पार्ट 2 में
न्यूमेरिकल नहीं आते, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं क्या 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 कह रहे हो? सर? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या फिजिक्स के कहाँ? पार्ट 2 में? नहीं बेटा, डबल कैसी बातें कर रहे हो? न्यूमेरिकल्स। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पूछा जाता है बिल्कुल। लेकिन देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, यस सर। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मुश्किल बनाए नहीं जाते बेटा, बहुत मतलब नॉर्मल लेवल के सवाल बनाए जाते हैं, बस ये लग भी स्ट्रेस रहा है। स्ट्रेन। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, तो कुछ खास इसमें है नहीं, बस नॉर्मल चीजें हैं। देखो, ज्ञान के लिए जो चीजें हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सी, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें हमें Yes. पता होनी चाहिए, बस वही है। इसका मुश्किल वाला पार्ट अभी आने वाला है, और वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी मतलब एक तरह से तुम देख लो कि फॉर्मूला बेस्ड ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स सर। नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स तो फिर वो बहुत स्पेशल चीज है। फ्लूइड मैकेनिक्स तो बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे लेवल की होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स से ऐसे ऐसे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं कि तुम्हें चमकेगा ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल अगर 11th में पूछ है लूंगा। ना? हाँ अभी है, इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल दिखा दूंगा, देखो। सर जितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं उतने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। क्या क्या? जितनी जितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं हमारे पास उतने टाइप के स्ट्रेन भी होते हैं। जितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं उतने टाइप के स्ट्रेन भी होते हैं, बिल्कुल। सर एक बार नेक्स्ट वाला पेज भी दिखा दीजिए जूम आउट करके। बिल्कुल दिखा देता हूँ। अभी बता रहा हूँ ना बेटा, अभी तो तुमने सवाल पूछने शुरू कर दिया, अभी तो बता रहा हूँ मैं। अभी तो ये दो ही बताए मैंने। ये कौन सा बता दिया बेटा मैंने? एक तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल बता दिया, और दूसरा कौन सा बता दिया? टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन बता दिया। एक और होता है बेटा जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो वो कैसा होता है। अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने मान लो कि एक ऐसे रख दिया, कोई भी, ठीक है, कोई भी बॉडी मैंने रख दी, तो क्या होगा बताओ? इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा, है ना? तो ये चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, तो क्या होगा बेटा? इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा बदलाव तो आएगा। यस सर। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ थोड़ा सा बदलाव आ रहा है ना, ये ऐसे करके श्रिंक हो रहा है ये थोड़ा सा। तो इस ये वाला जो स्ट्रेन होता है बेटा, इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। और ये क्या होता है? तो देखो क्या होना चाहिए बेटा, क्या लगता है तुम्हें? डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। सर ये केवल फ्लूइड्स में ही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? हाँ, ये केवल फ्लूइड्स में ही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब फ्लूइड्स में नहीं, एक्चुअल में हो तो ये सॉलिड में रहा है ना बेटा, फ्लूइड की वजह से हो रहा है। नो में सर मतलब सर सॉल्वेंट में मिलाया रहता है ना? हाँ, मतलब कहीं रखोगे जहां हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, तभी कुछ ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा ना बेटा। नहीं तो, क्योंकि एयर अगर में भी ऐसा, होता है ना, क्या कह रहे हो? एयर में भी होता है ना ऐसा। एयर में भी होता है, लेकिन एयर का प्रेशर बहुत कम होता है, तो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। यस सर, नेग्लेक्ट करते हैं उसको। हाँ, सर नेग्लेक्ट ही करते इसका हैं। शेप तो चेंज नहीं होती होगी ना? क्या क्या क्या? जो आपने बॉडी रखी है बीच में, इसकी हाँ, शेप चेंज हो जाएगी? शेप कैसे चेंज होगी बेटा? हर तरफ से बराबर लग रहा है ना, हर तरफ से बराबर दबाएगा ना। देखो ये चीज हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, कि जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बॉडी के ऊपर, वो हर डायरेक्शन से बराबर लगता है, तो नेट प्रेशर जीरो ही होता है, समझो। तो यहाँ पर तो ये नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स की अगर बात करो तो नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो तो सर ये जो आपने कहा था ये फोर्सेज श्रिंक होता बात, जाएगा। हाँ ये श्रिंक होता जाएगा। तो जब शेप चेंज नहीं होगी तो श्रिंक कैसे होगा ये? बेटा शेप चेंज नहीं हो रही, शेप तो ये जैसा स्फेरिकल है वैसा ही रहेगा ना, साइज बदल रही है। सर कंप्रेस हो रहा है ना? हाँ, कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? डेल्टा V अपॉन V। तो ये बेटा हमारे तीन तरह के स्ट्रेन है जो हम ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो, अभी हो और भी सकते हैं, जैसे एरियल स्ट्रेन कह दे आपको कोई कि बताओ एरियल स्ट्रेन क्या होता है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एज सच कुछ कोई ऐसा टर्म होता नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आपको, एरियल स्ट्रेस या एरियल स्ट्रेन टाइप का। लेकिन अगर मान लो कि हमसे पूछ लिया गया, तो फिर उस केस में जो हमारा होगा बेटा एरियल स्ट्रेन, वो क्या होगा पता है आपको? ओरिजिनल एरिया। हाँ वही, बिल्कुल, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। यही डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा V अपॉन बी, V डेल्टा L अपॉन L। बस ये जो शियर स्ट्रेन होता है ना बेटा, ये थोड़ा सा अलग होता है बस।
कि tan phi जो होता है वो x अपॉन l, ये है shear स्ट्रेन। ठीक है सर एरियल स्ट्रेन ये समझ आया क्या है? बेटा एरियल कोई भी स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन ना। यस तो अगर सर। एरियल स्ट्रेन की बात करोगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूमेट्रिक सर। स्ट्रेन की बात करोगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, और वी ओरिजिनल वॉल्यूम है। उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, और ए क्या है, ओरिजिनल एरिया है। तो किसी भी तरह का स्ट्रेन तुम निकालो, एरियल निकालो तो ये होगा, ठीक है, और टेंजेंशियल निकालो तो फिर ये वाला हो जाएगा, है ना। इसे शियर स्ट्रेन भी कहते सर हैं। जहाँ जहाँ पे स्ट्रेन लग रही होगी वहाँ वहाँ स्ट्रेस भी होगा ना बॉडी जहाँ पर? जहाँ स्ट्रेन डेवलप हो रही होगी वहाँ स्ट्रेस होगा ही होगा। बॉडी पर ना सर? क्या लिख लो बेटा, अगर लिखना है तो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो shear स्ट्रेन होता है उसमें जो हाँ नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो हाँ फिक्स होता है, हाँ बेटा हाँ। मतलब सिर्फ ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे और ऊपर वाला किसी एंगल पे मूव करेगा। हाँ 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 और अगर सर उसका मतलब अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेगा। क्या क्या क्या, हाँ हाँ बेटा ऑब्वियसली बराबर ही होगा ना दोनों। दोनों बराबर होंगे। हाँ ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। तो सर जब मतलब जब भी shear स्ट्रेन होगा तब हमारी बॉडी जो भी बॉडी होगी वो नीचे से फिक्स्ड होगी। हाँ बेटा हाँ, देखो शियर स्ट्रेन तो का मतलब ही ये होता है ना कि नीचे से फिक्स्ड होगी तभी शियर स्ट्रेन आएगा। अगर फिक्स नहीं होगी तो फिर इधर फोर्स लगा है तो ये तो आगे जाने लग जाएगा ना बेटा, सोच के देखो तुम। सर हम हाँ कह सकते हैं कि जैसे भी एक टेंजेंशियल फोर्स ही लग रही है एफ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ और बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, और तभी तो स्ट्रेस आएगा ना। ये तो हमने बात करी ही थी पिछली बार, पिछली क्लास में, कि दोनों साइड जब तक फोर्स नहीं लगा तब तक तुम थोड़ी कह दोगे कि स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि अगर एक लगा तो रहा है body- टेंजेंशियल फोर्स। क्या कह रहे हो, मतलब इस केस में जो हमने फिक्स कर रखा है वो लगा रहे टेंजेंशियल फोर्स एफ। टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा रहे हैं, क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। सर मतलब इस केस में जो ग्राउंड है वो ब्लॉक पे भी टेंजेंशियल फोर्स लगा हाँ रहा ऑब्वियसली इधर लगा रहा होगा एक एफ। ये वैसी ही बात है कि अगर यहाँ पर मैंने ये रॉड जो फिक्स करी ना, तो यहाँ पर जो ये फोर्स एफ लगा रहा हूँ मैं, तो ये जो दीवार है ये भी तो इसके ऊपर एक एफ लगा रही होगी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। सोच के भी तो, ये भी तो सोच के देखो। हाँ ये हाँ तो वैसे ही दोनों साइड से लगना चाहिए बेटा। हमने पिछली क्लास में ये बात करी थी कि अगर दोनों साइड से फोर्स लगा तभी तो हम कह पाएंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात। सर वरना अगर एक खिंचाव साइड होना से चाहिए लगेगा बॉडी तो फिर पर। तो ये एक्सेलरेट होने लगा ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं आएगा कुछ, यस सर। है ना, वो बात है। सर जो शेयर स्ट्रेन है उसमें एल अगर सेम रहेगा तो फिर वो 90 डिग्री भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं समझा मैं। सर ये जो शेयर एल और एक्स के बीच में जो ये 90 डिग्री बन रहा है ये तो नहीं बनना चाहिए। बेटा तुम समझे नहीं मेरी बात। ये वाला जो मेरा ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। जब मैंने इसे खींच दिया तो कॉन्फ़िगरेशन अब ऐसा हो गया, ये जो डॉटेड लाइन वाली है ना ये ऐसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। हाँ तो इस केस में जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा एक्स अपॉन एल। सर अब सर ये बात बताओ, फिर एल तो सेम रहेगा दोनों में, डॉटेड लाइन और ग्रीन लाइन में, तो फिर सर उस हिसाब से तो एक्स जो है वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा ओरिजिनल उसके साथ। क्यों, तुम्हारा कहना ये है ना, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो कि ये कुछ ऐसा होगा फिगर। नो सर, थोड़ा प्लांटिंग सा हो। हाँ सर ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना तुम। हाँ सर। हाँ तो बेटा देखो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब जो ये वाला जो चेंज है ना, हाँ सर। ये वाला जो चेंज है ये हम कंसीडर नहीं करते अपने लेवल पे। हम अपने लेवल पे ये चीज ये कंसीडर नहीं करते। तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि ऐसा होगा जब जब ये वाली साइड जब आगे जाएगी। अब देखो हो क्या रहा है कि जब ये आगे भी जाएगी ना तो फिर ये भी तो हो सकता है कि इस वाले ये वाली जो लेंथ है इसमें भी थोड़ा एक्सटेंशन आ जाए। सर। सर ये ये भी होगी तो एक्सटेंड। क्या कह रहे हो। सर ये होगी एक्सटेंड, मैं ये कह रहा था। हाँ ये होगी एक्सटेंड, ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसे बिल्कुल ऐसा एक्सटेंड नहीं होगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम ही हो जाए। थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ही।
तो वो जो थोड़ा बहुत फर्क रहता है उसे हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। नहीं तो ऐसे एग्जैक्टनेस में चलेंगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, फिर क्या ही कैसे करेंगे सॉल्व, तुम खुद सोच के देखो, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं, कि ये हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, सर टेंजेंशियल। हाँ सर रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के बाद जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जो आने का प्रयास होता है बॉडी का सर, वही फोर्स को ना हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं सर। हाँ हाँ अगर कि हाँ। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने का कोशिश करता है, अगर बॉडी आ सके तो वही रिस्टोरिंग फोर्स कहेगा ना सर, फोर्स। सुनो, देखो क्या है कि बेटा ये जो हमारे एटम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पर होते हैं कहीं, मान लो, ठीक है, यहाँ कहीं एटम्स है, तो ये बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, टेम्परेचर उसी से डिफाइन होता है बॉडी का। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो पार्टिकल, बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से डिफाइन होती है बॉडी की टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है। तो वही क्या होता है कि टेम्परेचर, जितने भी टेम्परेचर पर ये बॉडी है ना, हम यही कहते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लो मैं कह देता हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉडी की एनर्जी होगी वो कुछ होगी, है ना, मतलब 3/2 kT ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बॉडी के पास है और बॉडी अपना वाइब्रेट कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने फोर्स लगा दिया यार, मैंने क्या किया बेटा, फोर्स लगा दिया, किसके फोर्स ऊपर, लगा दिया सर। फोर्स लगा दिया पार्टिकल के ऊपर। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ यार, अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गया ना बेटा, यस सर। तो अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुआ, अब ये कहीं और आ गया, यस सर। तो अब ये यहाँ आ गया, तो इसके ऊपर पहले तो फोर्स, ये पहले इक्विलिब्रियम में था, इसके ऊपर इधर फोर्स और इधर फोर्स लगा, जब मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया तो फिर इधर से भी तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यस सर। कि वापस ये अपनी जगह पर आए। यस तो सर। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, जो ये और ये दोनों जो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तभी तो मैंने तुम्हें ये बोला कि जब दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहे होंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम होगा, लेकिन जब दोनों तरफ बराबर नहीं लग रहे होंगे तब रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर नहीं होगा, है ना। तो वो मैंने कैसे कहा तुम्हें कि बेटा इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, अब देखो दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी तो कहीं जा नहीं रही, लेकिन फोर्स लगने की वजह से इसका जो पार्टिकल है वो तो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। हाँ, खिंचाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, तो खिंचाव के प्रकट होने से ये अपनी जगह छोड़ के थोड़ा उधर गया, पर फिर जो इधर वाला पार्टिकल है वो कह रहा है नहीं यार तुम अपनी जगह पे वापस आओ, तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तो मतलब ये दोनों सेम ही पार्टिकल है बेटा। एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग और ये हमारा अप्लाइड है मान लो, तो ये अप्लाइड और रिस्टोरिंग बराबर हो जाते हैं, है ना, ये यस अप्लाइड और सर। रिस्टोरिंग बराबर हो जाते हैं ना बेटा। तभी तो मैं ये कहता हूँ कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है, अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है तो। और लेकिन सर अगर अगर बराबर नहीं हुआ तभी भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना। हाँ बिल्कुल लगेगा बेटा, लेकिन उस केस में फिर कम लगेगा, अप्लाइड फोर्स से कम लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जो जैसे मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स एक तरफ लगा दिया मैंने, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था तुम्हें बेटा, कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये ऐसा कोई रॉड है, ठीक है, एक तरफ मैंने 10 न्यूटन लगा दिया, एक तरफ मैंने 6 ही न्यूटन लगाया, तो अब जो यहाँ का पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा 10 न्यूटन, एक नेट इधर लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट 6। राइट की ओर होगा। बिल्कुल, तो ये पार्टिकल जो ये 4 न्यूटन जो फोर्स है, अब देखो इसके ऊपर आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और पीछे की तरफ 6 न्यूटन लग रहा है, तो इसके तरफ नेट आगे की तरफ कितना फोर्स हुआ, 4 न्यूटन हुआ ना बेटा। 4 तो अब ये न्यूटन। 4 न्यूटन की वजह से ये एक्सेलरेट करने लगेगा, क्योंकि पूरा रॉड एक्सेलरेट हो रहा है, तो 4 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेट होने लग गया, लेकिन वो 4 न्यूटन से एक्सेलरेट तो हो गया, लेकिन जो अब 6 न्यूटन बचे हैं, एक इस तरफ 6 और इस तरफ वो 6, रिस्टोरिंग तो फोर्स यही होगा। रिस्टोरिंग, बिल्कुल समझ गया ना बेटा बात, तो यही बातें हैं, तो यही यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे ही आता है ना। तो ये वाला हमारा हो गया बेटा, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, जो हमारे 3 तरह के स्ट्रेन थे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बता दो, और उतारना है तो उतार लो। उतार लिया है क्या सबने बेटा? सर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, बिल्कुल, वॉल्यूम होते हैं वो सिर्फ डिक्रीज ही होएगी, इंक्रीज भी तो हो सकती है ना। इंक्रीज कैसे होगी बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में? सर इसमें ऐसा होता है ना, एक सॉलिड बॉडी होती है
हाँ और वो मतलब किसी फ्लूइड के अंदर होती है, हाँ, तो सर उसकी मतलब जो वॉल्यूम है वो कम ही होगी, जरूरी थोड़ा है मतलब नहीं नहीं वॉल्यूम। बेटा देखो, अगर तुम सोचो कि तुम किसी चीज को दबा रहे हो चारों तरफ से, ऐसे सोचो कि तुम किसी चीज को चारों तरफ से बिल्कुल पुश कर रहे हो ऐसे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो यही चीज यहाँ पर भी है ना, कि देखो यहाँ पानी या फिर जो भी फ्लूइड है ये चारों तरफ से इसे पुश कर रहा है ना बेटा, यस सर। तो इसकी वॉल्यूम कम ही हो रही है ना। सर जैसे हम वाटर में कुछ रखते हैं तो मतलब वो चीज तो मतलब स्वेलो हो जाती है ना, उसकी वॉल्यूम तो बढ़ जाती है। मतलब पानी में रखते तो वो वॉल्यूम, बीकर की बढ़ती है सर, अरे नहीं नहीं वो बेटा, हाँ कंटेनर की बिल्कुल, वॉल्यूम हाँ थोड़ी वो सी राइज हो कंटेनर जाती की है। वॉल्यूम बढ़ती है बेटा, वो तो दूसरी चीज है, तुम जो कह रहे हो ना वो दूसरी चीज है। देखो वो भी मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, है ना, एक बार थोड़ी सी बात है ना, 1 मिनट के लिए करूंगा बस, ज्यादा देर तो नहीं। देखो ये एक कंटेनर ले लिया तुमने, ठीक है, और इसमें तुमने एक वो रख दिया, ठीक है, एक स्फीयर मान लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्फीयर मैंने रखा, तो स्फीयर रखने से पहले ये लेवल था वाटर का, ठीक, और स्फीयर रखने के बाद वाटर लेवल जो है वो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ी सी बात है बेटा, थोड़ी सी बस बात है। अब देखो इसका वॉल्यूम मैंने कह दिया v है ना, और यस मैंने सर। आपको क्या बोला कि ये वाला जो है हमारा ये क्या है, ये बिफोर है, और ये वाला जो वाटर का लेवल है ये कब है, ये आफ्टर है ना। मतलब ये वाला हमारा जो भी ये कंटेनर है या फिर जो भी बॉडी है, ये रखने से पहले वॉल्यूम था बिफोर वाला, और बाद में कम वॉल्यूम, कैसे हो गया? हाँ क्या कह रहे हो? मतलब वॉल्यूम चेंज कैसे हो गया लिक्विड का? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ ना बेटा, वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वॉल्यूम मतलब कैसे, स्फेयर को डालने से वो वाटर हाँ ऊपर आ हाँ, जाता है वही ऐसा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि स्फीयर को हमने डाला तो ये वॉल्यूम जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ये जो लेवल बढ़ा ना बेटा, देखो ये जो लेवल बढ़ा ना, इस वाले में जितना वॉल्यूम होगा ये पता है कितना पानी होगा, यहाँ पे वी वॉल्यूम जितना स्फेयर पानी, स्फेयर की जितना, वॉल्यूम हाँ जितना। बिल्कुल, जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना, ठीक है। तो पानी तो यही है ना, इसके अंदर जा रहा है ना बाहर, कुछ भी नहीं, ये पानी इसी कंटेनर में है अभी भी, ठीक है, या फिर जो भी है। तो इस पे जब प्रेशर लगेगा ना बेटा चारों तरफ से, तो इसका वॉल्यूम हमेशा कम ही होगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं कभी भी, ठीक है। और मैं जो कह रहा था तुम्हें कि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, वो मैं फोर्स की बात कर रहा था, कि पानी में रखने से फोर्स में बदलाव आ जाएगा। फोर्स में बदलाव आ जाने का मतलब है कि जो चारों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, मैंने क्या बोला तुम्हें कि जो चारों तरफ से बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, यही फोर्सेस की वजह से तो बॉडी का वॉल्यूम कम हो रहा है ना बेटा, बोलो। यस सर। तो जो हमारा स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। ओके सर। और डेल्टा वी नेगेटिव होगा बेटा, ये भी चीज ध्यान रखना। तो इसे हम माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लिख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब आ जाओ बेटा, अब बात करते हैं हुक्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बेटा? हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो यहां तक तो बेटा हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, मतलब अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, जानते हैं क्या, बताओ? यस सर। वाह, बहुत यस अच्छे। सर। हाँ, तो हम कहते हैं हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और हुक्स लॉ भी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ना, हुक्स लॉ के बारे में, फिर मैं अगले वाले पेज पर वो करूंगा इसे। देखो क्या होता है हुक्स लॉ। जैसे हुक साहब एक साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा कि यार ऐसा है कि मैं जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ ना, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप, मतलब स्ट्रेन डेवलप होता है, फिर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक चीज कही कि देखो, उन्होंने हमें एक चीज कही कि स्ट्रेस सर जो होता है वाइस यार, वर्सा भी कह सकते हैं कि जब भी स्ट्रेस लगेगा तब स्ट्रेन डेवलप होगा। बेटा देखो अब दो चीजें हैं, तुम जो ये बात कह रहे हो ना वाइस वर्सा, तुम कह तो देखो बेटा, कहने के लिए तो हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें ना, सच्चाई में, है ना, तो सच्चाई में देखो होता क्या है,
दुनिया में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि जो आई होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू वी होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, यस होता है क्या? और इसे फिर हम v प्रोपोर्शनल टू i लिख देते हैं, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए r मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है ओम्स लॉ का वो क्या है बेटा, i प्रोपोर्शनल टू v है ना। यस सर। i प्रोपोर्शनल टू v का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप v को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप v को कम करोगे वैसे वैसे आपका करंट भी कम होगा, है ना। ये बातें हम कहते हैं। अब ये आई प्रोपोर्शनल टू वी में होता क्या है ना बेटा कि जो राइट साइड में होता है वो डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट होता है, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो है वो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये जो है ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो मतलब जो करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज जो मैं कह रहा हूँ, तो इससे पता है आप क्या कह सकते हो कि करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज जब आता है तभी करंट आता है, वोल्टेज के बिना करंट नहीं आएगा। आ सकता है क्या, सोच के देखो। नो सर, कभी नहीं। अगर तुम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, अगर तुम किसी कंडक्टर के पैदा अक्रॉस नहीं हो तब तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डिफरेंस करंट अप्लाई नहीं करोगे तो करंट ही नहीं आएगा यार। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो करंट ही नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई नहीं करोगे तो वैसी ही बात यहाँ पर भी है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने सर जो मगर बोला हम लोग ये भी ये कहते हैं सर एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, दोनों सर हाँ तो हमारे वही सर मैं कह बोले रहा हूँ, दोनों एक ही डायरेक्टली बात प्रोपोर्शनल हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें ना, अगर हम डिपेंडेंसी देखें ना बेटा, वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली डिपेंडेंसी देखें ना तो हमें चीजें समझ आ जाएंगी यहाँ पर भी, ठीक है। कि जैसे यहाँ हम लिखते हैं ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेन आ रहा है तभी तो स्ट्रेस आ रहा है यार, यस सर। है ना। तो ये बात है, इसीलिए ऐसे लिखना जरूरी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। रियल फॉर्म हुक्स लॉ का यही है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब ये स्ट्रेस मैंने लिखा, ये स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको? मैं लिख सकता हूँ क्या कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो क्या हो गया बेटा, एक कांस्टेंट हो गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया या नहीं, बताओ। यस सर। हाँ हुआ सर। या नहीं हुआ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो हो गया कांस्टेंट। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट है ना बेटा इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसे हम? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना बेटा, ये 3 तरह का होता है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमने डिफाइन करे 3 तरह के। कौन से? एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक बल्क्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। बिल्कुल। एक यंग्स मॉडुलस होता है, एक होता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और तीसरी जो होती है उसका नाम पता है क्या होता है? बल्क मॉड्यूलर। बिल्कुल, बल्क मॉड्यूलस। तो अब मुझे लगता है कि तुम समझ ही गए होगे कि कहाँ क्या यूज होगा। यंग्स मॉडुलस कहाँ यूज होगा बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस वाले में यंग्स मॉडुलस जो है वो कहाँ पर यूज करेंगे हम? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब या फिर ऐसा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ सर। तो उसके लिए जो मॉडुलस डिफाइन होगा वो कौन सा डिफाइन होगा? यंग्स मॉडुलस। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए होगा बेटा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, है ना, उसके लिए। बल्क मॉडुलस किसके लिए होगा? वॉल्यूम के वॉल्यूमेट्रिक लिए। वाले, बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें अब अपने को ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीजें जो होती है ये कैसी होती है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मान लो कि अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करता हूँ बेटा, अब तुम सोचो एक चीज कि अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करता हूँ, देखो इसने यंग्स मॉडुलस ही लिखा हुआ है ना। चलो आजा मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यंग्स मॉडुलस की। देखो
तो यंग्स मॉडुलस जो होता है ना बेटा, वो पता है क्या होता है आपको? यंग्स मॉडुलस हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऊपर स्ट्रेस आता है ना, यस सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? लॉन्गिट्यूडनल ही नहीं लिखा मैंने यार, पूरा जल्दीबाजी में, जल्दी का काम जो है वो शैतान का है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और हमारा ये जो यंग्स मॉडुलस है बेटा, देखो इसका फॉर्मूला होता है कुछ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। बोलो, यस सर, एफ बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बोलो, यस सर, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक, ये किसके बराबर है? यंग्स मॉडुलस के। अब यहाँ पर एक चीज और है बेटा, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं बता देता हूं तुम्हें कि जो फोर्स है हमारा, फोर्स वो क्या है? वाई ए बाई एल, यही है ना, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। यस सर। ये तुम्हें कुछ देखा देखा सा कुछ लग रहा है क्या बेटा? कहीं तुमने पढ़ा है क्या ये? स्प्रिंग हमने पढ़ी है क्या बेटा? यस सर, फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स। के एक्स, यस, एक्स के का एक्स क्या है? वैल्यू आ एक्सटेंशन जाएगा। है ना, के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स। के डेल्टा है, मतलब हाँ, मतलब एक्स तो एक्सटेंशन है सिंपली, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये डेल्टा एल क्या है? एक्सटेंशन ही तो है। यस सर, तो ये एफ कौन सा फोर्स हुआ? रिस्टोरिंग, है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ। ठीक, तो यहाँ से भी एक बार अपने दिमाग में ये आ जाता है कि भैया फोर्स जो होता है किसमें, स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये किसके लिए बताया बेटा? यंग्स मॉडुलस के लिए। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो किसके लिए होता है? शियर स्ट्रेस के लिए ना। तो ईटा जो होता है हमारा, देखो अब मैं फिर ये बताता हूँ तुम्हें, ये जो ईटा है ना बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सर ईटा पढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? आर क्यों लिखा? रिस्टोरिंग फोर्स बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके जब हम सर। स्प्रिंग को खींचते हैं हाँ सर। तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स ही तो लगाती है। हाँ सर। रिस्टोरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वापस जहां थे वहीं पहुंच जाए यार हम, हाँ सर। यही रिस्टोरेशन होता है ना किसी यस भी सर, चीज का, वही। पार्टिकल्स के द्वारा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही, तो इसीलिए मैंने इसे रिस्टो एफ आर लिखा। ठीक है, और सर इसे तो न्यू बोलते हैं ना शायद ईटा की जगह? नहीं बेटा, न्यू तो ये म्यू होता है, न्यू इसे पढ़ते हैं, ये म्यू है ओके सर। और ये न्यू है। ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो भी ये वो सब रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, सर मतलब हुक्स लॉ स्प्रिंग जरूरी नहीं कि स्प्रिंग पर भी लगे, और कहीं पर भी लग सकती है ना? हुक्स लॉ बेटा हर जगह लग सकती है ना, अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहां पर भी कोई सॉलिड है जिस पर तुम फोर्स लगा रहे हो वहां लग सकता है हुक्स लॉ। यस सर। अब हुक्स लॉ का भी लिमिटेशन बताऊंगा तुम्हें मैं, है ना, वो अभी होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अभी तो तुम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर ध्यान दो बेटा। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा? शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय tan phi। सर हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग हो जिसका हमें मटेरियल पता हो और मतलब यंग्स मॉड्यूलस पता हो, तो हम उसका कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे कंपेयर करके। हाँ, 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 कर उसकी सकते अगर हैं मतलब बेटा, थिकनेस पता हो, लेंथ पता हो। बिल्कुल 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 पता कर सकते हैं। सर मतलब स्प्रिंग पर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है? हाँ, ओके सर। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हुई बेटा? शियर स्ट्रेस अपॉन फाई। अब ये क्या है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होगा ये, और tan फाई क्या है? एक्स अपॉन एल। तो इसे हम क्या लिख लेंगे बताना? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या लिख लेंगे बताना? एफ अपॉन ए, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एल। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है ये क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए होती है बेटा? शियर स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान रखनी है। तो ये दो चीजें हो गई, ये कौन सा हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई हमारे पास, और यंग्स मॉडुलस हो गया। एक सर और थोड़ा होता है जूम आउट बेटा, कर दीजिए। अभी कर दूंगा बेटा, अभी बिल्कुल कर दूंगा, अभी देख लो बस एक बार, है ना। अब थोड़ी सी बात मैं एक बार बल्क मॉडुलस की भी कर देता हूँ, इसमें चीजें थोड़ी सी अलग है बस, है ना, देखना बस। बल्क मॉडुलस जो हम लिखते हैं ना बेटा, वो हम क्या लिखते हैं? देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया यार? एक स्फीयर ले लिया कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने? ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, किसके अंदर? ये कंटेनर है उसके अंदर। क्या होगा? प्रेशर लगेगा क्या चारों तरफ से? सोचो। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। हाँ सर, आई नहीं आवाज। अच्छा, मैंने क्या बोला बेटा कि जैसे मान लो कि अगर मैंने ये कंटेनर ले लिया और इसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड भर दी और फिर उसमें मैंने ये ऐसा कुछ रख दिया, तो क्या होगा? इसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा ना। यस सर। तो जो हमारा बल्क मॉडुलस होगा बेटा, वो पता है क्या होगा? देखो, बल्क मॉडुलस हमारा जो बी होता है वो हम लिखते हैं P अपॉन डेल्टा V बाई V। P क्या है बेटा? ये स्ट्रेस है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है ना। यस सर। तो स्ट्रेस जो है वो पूरे एरिया पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस के लिए जो हम प्रेशर लिखते हैं वो P लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर स्ट्रेन एक क्या बार है? फिर से बता दीजिए, पी क्यों लिखा आपने? P प्रेशर है ना बेटा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है। यस सर। तो यहाँ पर हम प्रेशर ओके सर, इसलिए यहाँ लिखे। हर एरिया पे लग रहा है इसलिए। हाँ ओके सर, प्रेशर लिख। हाँ बिल्कुल। तो B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V बाई V। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी होती है। क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो डेल्टा V है हमारा वो नेगेटिव होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम इसका वो होगा ना बेटा, वॉल्यूम इसका क्या होगा बताओ? डिक्रीज होगा श्रिंक ना। करेगा। अच्छा, डेल्टा भी नेगेटिव होता है। डेल्टा V यस सर। नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आती है वो ये आती है। ठीक है, ये है प्रेशर। अब देखो, यहाँ पर जो ये प्रेशर जो लिखा है ना बेटा, इसे हम P के जगह पे DP लिख देते हैं। समझ रहे हो? इसे हम क्या लिख देते हैं? DP लिख देते हैं। सर DP क्यों छोटा लिख सा देते हैं? प्रेशर है। हाँ, मतलब डेल्टा P मतलब चेंज इन प्रेशर, डी मतलब वी इसके, बाई वी हो जाएगा। हाँ, इसे हम डेल्टा P लिख लेते हैं कई बार कि चेंज इस पे जो प्रेशर लग रहा हुआ चारों तरफ से, नेट प्रेशर। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस हो गया हमारा। अब देखो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ। तो बल्क मॉडुलस हमारा क्या हो जाता है पता है बेटा? देखो, ये V उधर चला जाता है तो माइनस V dP अपॉन dV। ठीक है, ऐसे हम बल्क मॉडुलस को लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ DP क्या है? चेंज इन प्रेशर। हाँ, और सर V मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर का मतलब नहीं समझ आया, क्या है ये? चेंज इन प्रेशर का मतलब बेटा जो नेट, अब तुम सोचो यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा तो सर जीरो हो जाएगा ना चेंज इन तो। सर तो फिर वो तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V आना चाहिए ना। है। तो बेटा वही तो मैंने बोला कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा V ही आएगा। मैंने इसे डेल्टा P क्या, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वही लिखा है मैंने। सर D तो छोटा सा प्रेशर अपॉन छोटा वॉल्यूम हो गया ना। छोटा वॉल्यूम, छोटा चेंज बेटा, छोटा चेंज। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि अगर ये एक मतलब मान लो कि अगर इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है तो ये 2 मीटर क्यूब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। ये है ना बड़ा चेंज। तो यस सर, काफी छोटा रियलिटी में चेंज तो है। बहुत छोटा ही चेंज होगा ना बेटा वॉल्यूम। ऐसा थोड़ी है कि तुमने एक वो फुटबॉल रखा और पानी के अंदर से निकल रहा है वो टेनिस बॉल बन के, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। बोलो, ऐसा होता है क्या? बहुत छोटा सा चेंज होता है। डेल्टा हाँ पी क्या मतलब, समझ नहीं आया। क्या कह रहे हो डेल्टा यस पी सर, समझ में डेल्टा नहीं पी आया। का नहीं समझ आया। बेटा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये बल्क मॉडुलस। अब मान लो कि मैं डेल्टा नहीं लिखा होता, मैंने, तुम ऐसे सोचो मैंने डेल्टा नहीं लिखा होता, मैंने डेल्टा नहीं लिखा होता तो मैंने ऐसे लिखा होता, है ना, ऐसे लिखा होता। तो अब यस देखो, सर। इसे मुझे ऐसे लिखना था।
तो ये जो प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर, अब तुम सोचो कि यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है। यस सर। तो जो मतलब ऐसे सोचो कि यहाँ से प्रेशर और यहाँ से प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, सोच के बताओ मुझे एक बार। सर बैलेंस कर देगा। बैलेंस कैसे कर देगा बेटा? आप लेवल पे जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर तो बदलता है ना बेटा। सर Yes, आप sir, ही ने तो yes. कहा था कि प्रेशर हर जगह से सेम लगेगा। हाँ, मैंने ये बोला था बेटा कि हर डायरेक्शन से प्रेशर, मतलब अगर इधर से पी लग रहा है तो फिर इधर से भी पी लगेगा, ये बोला मैंने। तो प्रेशर फिर तो डीपी तो 0 हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ आएगा ही, उसी की मतलब वजह सिर्फ से तो बढ़ते बायएंसी रहता होती है है। बेटा। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब धीरे धीरे आप नीचे आते हो तो प्रेशर चेंज होता है ना, तभी तो बायएंसी होती है। नहीं तो अगर आप ऐसा कहोगे कि ये हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा एक बॉडी है, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो अगर Yes, sir. नेट फोर्स 0 ही हो जाता, तुम ये सोचो कि अगर इधर से भी जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर उधर से भी लग रहा है, तो जो इधर से लग रहा है उतना ही उधर से भी लग रहा है, तो इस पर तो कोई नेट फोर्स ही नहीं होता। फिर डूबता ही नहीं फिर तो। हाँ, तो फिर तो ये श्रिंक भी नहीं होता। सर आपके कहने का मतलब है कि चेंज इन प्रेशर है, हाँ है बेटा, तो प्रेशर। उसकी शेप चेंज क्यों नहीं हो रही? क्या कह रहे हो? तो उसकी शेप चेंज क्यों नहीं हो रही? अगर चेंज इन प्रेशर है तो उसकी शेप चेंज होनी चाहिए ना बॉडी की। बेटा देखो, सुनो मेरी बात सुनो, जो शेप चेंज की तुम बात कह रहे हो ना, वो शेप चेंज ऐसे थोड़ी हो जाती है, और अगर हो भी रही है तो तुम्हें दिखेगी थोड़ी। तुम ये सोचो ना, मतलब हम देखो, हम एक तो थियोरेटिकल बात कर ही रहे हैं, ऊपर से हम प्रैक्टिकलिटी की जो बातें हैं उन्हें थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो चीजें बहुत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। समझ रहे हो? हमारे जो कैलकुलेशंस है वो बहुत गंदी हो जाएंगी बेटा। तुम सोच के देखो ये चीज, कि अब मैं कह रहा हूँ कि लेंथ में यार डेल्टा, मतलब वॉल्यूम में डेल्टा वी का चेंज आ रहा है, तो उस डेल्टा वी के चेंज की वजह से फिर तो हमें प्रेशर का भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा, कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, कि अब इस वाले लेवल पे प्रेशर अलग है, इस वाले लेवल पे प्रेशर अलग है। ठीक है, अब देखो फ्लूइड हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप एक चीज फिर भी अभी समझ लो कि बेटा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। सर पर Yes, इसमें sir. बॉल तो सेम ही लेवल पे है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा क्यों? सेम लेवल पे कैसे रखोगे बेटा बॉल को? नीचे जाते जाएगा बॉल ना को बॉल। रखोगे तो थोड़ा पार्ट ऊपर होगा, थोड़ा पार्ट नीचे भी तो होगा यार। सर हाँ नीचे सर। वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉल तो ऊपर ही रहनी चाहिए। अरे बेटा, ऊपर रहनी चाहिए, पर अगर मैं एक, तुम मान लो कि तुम सी में चले गए, ये बॉल नीचे क्यों, कैसे रहती है, कैसे जाती है, ये सारी बातें पता है अपने को। ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता तो बॉल नीचे चली जाएगी। नहीं सर, बाय प्रेशर तो, फोर्स मेरी होती है बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, प्रेशर तो हमेशा यहाँ ज्यादा होगा, मतलब नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, हमेशा। यस सर। हाँ सर। जो मैंने बताया तुम्हें उस हिसाब से तो ऊपर की तरफ से हमेशा प्रेशर कम होगा, नीचे की तरफ से हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। यस सर। तो कुछ चीजें अंदर कैसे रह जाती हैं, कुछ चीजें ऊपर कैसे आ जाती हैं, सर कुछ वेट की चीजें वजह से। बीच में ही फ्लोट कैसे करने लग जाती हैं। सर प्रेशर डिफरेंस के कारण। वो चीजें अलग है बेटा, यही तो सर मैं कह रहा पॉइंट हूँ। फोर्स। बाय हाँ, फोर्स। बायएंड फोर्स की वजह से ही, मतलब ये प्रेशर का जो डिफरेंस है ना, ये भी एक कारण बताया जाता है बायएंड फोर्स का, कि हर तरफ से जो पार्टिकल्स है वो प्रेशर लगा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जितना बायएंड फोर्स लग रहा है और जितनी ग्रेविटी लग रही है दोनों बराबर है, हाँ सर, तो वो तभी तो फ्लोट करेगा बॉडी। हाँ, तो वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उसके शेप में कोई चेंज थोड़ी आएगा बेटा। समझे नहीं मेरी बात तुम, या समझ गए बताओ? सर मतलब हर जगह से तो प्रेशर तो फिर डिफरेंट लगेगी ना, अगर ऐसा बात है तो बॉयंट सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। यस सर। अगर अब नीचे तुम जाएगी सोचो, बॉडी तो। हाँ, बॉडी नीचे जाएगी तो फिर तो प्रेशर चेंज होगा ही, मतलब मैं ये कह रहा यस हूँ सर, तो कि एक प्रेशर बॉडी तो तुमने चेंज यहाँ होगी रख ना। दी, तुम एक इस लेवल की बात कर लो, मान लो इस लेवल पे बात कर लो, ठीक तो है, फिर तो ऐसे इस तो लेवल अलग पे, अलग। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ तो इस लेवल पे प्रेशर इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, यस सर।
तो इसका रिजल्टेंट क्या, एक तो ये इधर वाला डायरेक्शन, एक इधर वाला डायरेक्शन, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक इसका कंपोनेंट इधर, एक इधर। एक्चुअल में ये प्रेशर है क्या, फोर्स ही तो है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ही है ना, तो मैं इसे फोर्स ही मान के कर रहा हूँ। तो एक फोर्स इधर निपट गया। अब इसके दो कंपोनेंट, एक नीचे, तो ये दोनों ऐड हो गए। यस सर। अब यहाँ पर देखो, एक इसका कंपोनेंट ऊपर, एक इधर, एक इसका कंपोनेंट ऊपर, एक इधर, तो अब इसके दोनों कंपोनेंट ऊपर ऐड हो गए, ये इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वो नहीं हुआ, कोई भी प्रेशर नहीं हुआ, बस वर्टिकल में हुआ। तो अब देखो, अब होता ये है ना बेटा कि एक्चुअल में जो ये चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लगते कैसे हैं, जो यहाँ चारों तरफ का जो पार्टिकल है उसकी वजह से लग रहा है ना फोर्स, बोलो। यस सर। ये जो चारों तरफ का पार्टिकल है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, वो पार्टिकल घूम रहे हैं तो आगे टकरा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। यस सर। तो यस वो जो टकराने की वजह से क्या होगा बताओ, डिफॉर्मेशन तो आएगा ही थोड़ा बहुत। यस सर। तो वही डिफॉर्मेशन हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी में रख दिया और चमत्कारी बदल गया वो शेप या साइज या जो भी। तो ये एक्चुअल में हो ऐसे रहा है कि पार्टिकल्स हैं पानी के, और वो इसे दबा के रखा हुआ है इन्होंने चारों सर, तरफ मतलब से। हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर लग रहा है वो कैंसिल हो रहा है, मगर जो वर्टिकल हाँ। प्रेशर है वो तो बॉडी पर लग रहा है ना सर। लग रहा है, और कैंसिल कहाँ हो रहा है वो बेटा, यस प्रेशर सर, के वो कहाँ लग रहा है। हॉरिजॉन्टल बात अगर कर रहे हो तो फोर्स के बारे में करो, प्रेशर के बारे में ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कह सकते तुम, क्योंकि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा। यस सर। है, तो बस ये बात कह रहा हूं मैं। वंश बेटा बोलो कोई परेशानी और है तो बताओ। सर वो बीच में फ्लोट कैसे करता है, वो नहीं आ रहा समझ में। करता है बेटा, फ्लोट करता है, जब ग्रेविटी और बायंसी बराबर हो जाती है ना तो फ्लोट करता है। अभी तुम इतना समझो बस कि बायंसी और ग्रेविटी बराबर हो जाती है तब फ्लोट करता है। और सर अगर जब बॉल नीचे जाने लगे तब? तो बॉल अगर नीचे जाने लगे तो मतलब ग्रेविटी ज्यादा है, बायंसी कम है। और सर मतलब अनइक्वल प्रेशर लग रहा है ना अनइक्वल वर्टिकल। प्रेशर तो हमेशा लगेगा बेटा। हाँ सर, अनइक्वल फोर्स वर्टिकल में। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा अभी थोड़ा सा समय लो, मुझे भी थोड़ा समय दो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा ये चीजें। जब तक बायंसी पूरी अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा ना तब तक नहीं समझा पाऊंगा मैं समझा तो चलो दूंगा, मैं बता दूंगा देखो ऐसे ऐसे होता है, ये चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हें चमकेगा नहीं। देखो बात ये है सर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सीधे दिया रहेगा ना कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी। हाँ, तुम्हें देखो दो चीजें दी रहेंगी, या तो हो सकता है कि ये प्रेशर दे दे तुम्हें वॉल्यूम के टर्म्स में, प्रेशर एज अ ओके सर, फंक्शन ऑफ उसको वॉल्यूम दे दे, डिफरेंशिएट कर देंगे। बस खत्म। है ना, या फिर तुम्हें वो डेल्टा पी दे देगा, बल्क मॉडुलस दे देगा, वी दे देगा, कहेगा डीवी निकालो। ठीक है, तो सर वॉल्यूम फंक्शन देगा ना, तभी तो डिफरेंशिएट करके डीवी निकलेगा। हाँ नहीं समझे तुम, डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है ना, मतलब इसके वॉल्यूम में कितना बदलाव आया, तो वो निकालने को तुमसे कह सकता है। मतलब डीवी कह दे तुम्हें या फिर डेल्टा वी कह दे, बात तो एक ही है ना बेटा दोनों। यस सर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं कि बल्क मॉडुलस तुम्हें देगा, और फिर इसके बारे में हम बेटा साउंड चैप्टर में भी करेंगे डिटेल में बात। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं ना ये साउंड चैप्टर में भी आती हैं, बल्क मॉडुलस वाली, तो वहां भी करेंगे बात। अभी देखो ये जो दूसरी बुक है ना इसमें चीजें बहुत रिलेटेड है, तो अभी हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, अभी पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे जब हम जानने लग जाएंगे ना तो तुम्हें चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहो बस, है ना, यहाँ जुड़े रहो, जो जो बातें कहता हूँ वो सुनते रहो, और सवाल तो जितनी मर्जी पूछ लो, जितनी मर्जी पूछ लो। ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ, सवाल तो जितने पूछ लो। बताओ और कुछ पूछना है किसी को, या ये समझ आ गया बल्क मॉडुलस वाली चीज, बताओ। सर एक बार जूम आउट कर दीजिए बस। कर दिया बेटा, देखो हो गया बेटा, बताओ। सर हाँ सर हम फ्लूइड डायनामिक्स करेंगे ना इसके बाद? हाँ, मतलब फ्लूइड। है तो वो मैकेनिक्स, उसमें स्टैटिक्स डायनेमिक्स दोनों है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर।
ये चैप्टर चैप्टर एनसीईआरटी का फ्लूइड मैकेनिक्स वही करेंगे ना नेक्स्ट? अरे हाँ बेटा, तो फ्लूइड तो एक ही चीज है ना, मतलब फ्लूइड ही करेंगे, फ्लूइड ही करेंगे, अगला चैप्टर फ्लूइड ही करेंगे। सर हमने इसमें माइनस क्यों यूज किया है? माइनस हमने इसलिए यूज किया बेटा, एसएचएम में अभी टाइम है बेटा, काफी टाइम है एसएचएम में। देखो माइनस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि देखो बेटा इसका वॉल्यूम घट रहा है ना, ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम घट रहा है। यस सर। तो जो वॉल्यूम घट रहा है वो डेल्टा वी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा वी क्या होता है बेटा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ना। यस सर। तो ये जो डेल्टा वी हमारा आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। यस सर। तो इसी यही जो डेल्टा वी जो नेगेटिव आ रहा है ना, इसे ही हटाने के लिए मैंने यहाँ नेगेटिव यूज किया। ओके सर। क्योंकि मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस वगैरह नेगेटिव तो नहीं होते ना बेटा, मॉड्यूलस जो होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन तो पॉजिटिव ही होता है सब। यस सर। इसलिए बल्क मॉडुलस भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा होता है। ठीक है, समझ सर आई आपने बात इसके सबको? बाद क्या आपने इसके बाद इसे डिफरेंशिएट किया है? नहीं डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, मैंने इसे ही थोड़ा और अच्छे से लिख दिया। मतलब ये ओके जो सर। डेल्टा वी था इसे मैंने डीवी लिख दिया, और ये जो प्रेशर था इसे मैंने डीपी लिख दिया। ओके सर सर। अगर डेल्टा लिखेंगे तब भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एक ही बात है। ठीक है, सर ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है वैसे। नहीं नहीं अभी एक क्लास मैं कोशिश करूंगा, एक क्लास और लेके खत्म कर दूंगी।